गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, चर्चा में। सभी मित्र हमारे साथ आ जाए, जुड़ जाए भैया। बीआरबीएल के लिए जो केस लॉ सीरीज है उसमें आज हम दो केसेस पर बातचीत करेंगे और ये दोनों केसेस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से संबंधित है। एक केस है आपका बीटीएस वर्सेस इलाहाबाद बैंक का केस है, दूसरा केस आपका है गोपीनाथन नायर का केस है। इन दोनों पर बातचीत करेंगे। गोपीनाथन नायर का तो बहुत छोटा सा केस है। जो मेन केस आज हमारा डिस्कशन में आने वाला है वो आपका बीटीएस एक कंपनी है और उसके माध्यम बीटीएस वर्सेस जो इलाहाबाद बैंक है, इस केस पर हमारी सबसे पहले चर्चा होने वाली है। दोनों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हैं। आप लोगों में से जिन मित्रों ने पहले से हमारे साथ ये केस लॉ देख रखा है, मतलब पहले से ही जुड़े हुए केस लॉ में, उनसे हम लगातार ये बातचीत करते रहते हैं केस लॉ की सीरीज क्यों चलाई जा रही है, इसके पीछे का आधार क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन जितने हमारे नए बैंकर्स हैं, जो हो सकता है आज पहली बार जुड़ रहे हो या इसके पहले एक दो क्लास में जुड़े हो, वो इस बात को इत्मीनान से समझ ले भैया, बहुत सारे केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। डिस्कस करने के पीछे की वजह यह है कि लास्ट एग्जामिनेशन में एक केस लॉ पूछ लिया गया था, उसी कारण हम सारे केस लॉ को कवर कर रहे हैं। एक एक करके जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो सारे आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। इसके पहले कई सारे केस लॉज डिस्कस हो चुके हैं, कम से कम 8-10 केसेस में डिस्कस कर चुका हूं। वो सारे केसेस आपको इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में, और अगर वीडियो सेक्शन में कोई वीडियो नहीं मिल पा रहा तो लाइव सेक्शन में भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, आप ये सारे केस लॉज देख लीजिएगा भैया, क्योंकि केस लॉ अब आपके एग्जाम का हिस्सा बन रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन हो सीआईबी के लिए बहुत होलिस्टिक हो, है ना, कुछ भी ऐसा आप ना छोड़ के जाएं जहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। पहले कॉन्सेप्ट कवरेज सीरीज चली थी जिसमें हम लोगों ने पूरी बातचीत की, पूरा कॉन्सेप्ट कवर किया। एमसीक्यू सीरीज हम आपके साथ बहुत जल्दी जोड़ने वाले हैं, आपके एग्जाम के पहले एमसीक्यू सीरीज जुड़ जाएगी, जिसमें हम एमसीक्यू के माध्यम से आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। चारों ही कंपलसरी पेपर का मैं बीआरबीएल डील करता हूं, तो मैं बीआरबीएल का पूरा सिलेबस एमसीक्यू के माध्यम से कवर करूंगा। जैसे ही ये सीरीज समाप्त होगी उसके तुरंत बाद एमसीक्यू की सीरीज आपके साथ शुरू हो जाएगी और केस लॉ में डिस्कस कर ही रहा हूं। तो कंप्लीट आपको प्रिपरेशन यहां से मिल सकती है अगर आप लगातार जुड़े हुए हैं तो। चलिए अब आज के केस लॉ पर बातचीत करते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ये केस है। सबसे पहले देखते हैं बीटीएस वर्सेस इलाहाबाद का क्या केस है। उसके पहले देख लेते हैं इस केस में क्या प्रॉब्लम डिस्कस की गई थी, या जो मेन इशू था इस केस का वो क्या था। मेन इशू था पेमेंट इन ड्यू कोर्स का, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 10 में लिखा गया है। अब सेक्शन 10 कहता है कि अगर बैंक ने, ध्यान समझिएगा, अगर बैंक ने अपेरेंट टेन्योर के अकॉर्डिंग गुड फेथ में पेमेंट किया हुआ है। अपेरेंट टेन्योर क्या होता है? अपेरेंट टेन्योर का मतलब है कि चेक के फेस पर जितनी चीजें लिखी गई हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसी के अनुसार अगर बैंक ने उसमें गुड फेथ में पेमेंट किया है तो बैंक अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज माना जाता है। लेकिन साथ ही साथ उसके पास ये ग्राउंड होना चाहिए कि इसको पेमेंट दिया जाए, मतलब उसके पास ऐसा कोई विश्वास करने के लिए ऐसा कोई, जैसे कई बार क्या होता है कि जब चेक बैंक के पास जाता है और अगर बैंक को ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ फ्रॉड है या उसमें कुछ ऐसी समस्या है, या ये जिसको इंडोर्स किया गया है या वो व्यक्ति नहीं है, या सिग्नेचर गलत है, या कुछ इसमें अल्टरेशन किया गया है, अगर बैंक को ऐसा कुछ लग रहा है, बैंक को ऐसा लग रहा है कि इसको पेमेंट ना किया जाए, तो उसके पास ये ग्राउंड है कि वो पेमेंट को रोक सकता है। लेकिन अगर बैंक के पास ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, बैंक के पास ये चीज मानने का कोई ग्राउंड नहीं है कि चेक का पेमेंट रोका जाए या चेक किसी तरीके से फ्रॉड हो रहा है, तो बैंक अपेरेंट टेन्योर के अनुसार गुड फेथ में अगर पेमेंट करता है तो इसे माना जाता है कि बैंक ने जो है ड्यू कोर्स में पेमेंट किया हुआ है और बैंक अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज माना जाता है। लेकिन इसमें 3 बातों का होना जरूरी है। पहला, बैंक ने अपेरेंट टेन्योर के अकॉर्डिंग पेमेंट किया, यानी जैसा चेक के फेस पर लिखा गया बैंक ने उसको उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट किया है, गुड फेथ में किया, और बैंक के पास इस बात को मानने का कोई कारण नहीं कि चेक का पेमेंट रोका जाए। मतलब चेक का पेमेंट करना है, गुड फेथ में उसने किया और अपेरेंट टेन्योर के अकॉर्डिंग किया, तो इसको माना जाता है कि पेमेंट ड्यू कोर्स में किया गया है, ऐसा कहता है सेक्शन 10। और अगर बैंक ने पेमेंट ड्यू कोर्स में किया है तो बैंक को यहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है? चलिए अब इसको पहले हम सेक्शन 10 में आपको बता देता हूं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ही इसको पढ़ लेते हैं। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि भैया जब भी कोई चीज पढ़िए ऑथेंटिक वेबसाइट से पढ़िए। हम लोग लगातार इस वेबसाइट से आपसे चर्चा करते चल रहे हैं, एक एक चीज को देखते चलिए। देखिए भैया, अगर आपको कोई भी अधिनियम सर्च करना है, पढ़ना है, तो आप गूगल पर आइए, टाइप करिए उस पर्टिकुलर एक्ट का नाम। जैसे यहां पर हमें एनआई एक्ट पढ़ना है, एनआई एक्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ये। क्लियर है? और अगर आपको ईयर याद है तो लिखिए, अगर ईयर याद नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1881 का ये अधिनियम है, ठीक है, एनआई एक्ट 1881। लेकिन साथ में आपको टाइप कर देना है इंडिया कोड, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है इंडिया कोड। इंडिया कोड पर आ जाइए। इंडिया कोड पर 2 पेज आपको मिलेंगे, पीडीएफ और हैंडल का। आपको हैंडल पेज ओपन करना है, हैंडल पेज नहीं ओपन हो रहा तो पीडीएफ ओपन करिएगा, अदरवाइज हैंडल पेज ओपन करिएगा। सेक्शन 10 की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। सेक्शन 10 पेमेंट इन ड्यू कोर्स की बात करता है। यहां पर देखिए सेक्शन 10 हाँ सेक्शन 10 पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का क्या मतलब होता है? देखिए ध्यान से समझिएगा। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मींस पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेन्योर।
पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब है कि पेमेंट किया गया है अपरेंट टेन्योर के अकॉर्डिंग। अपरेंट टेन्योर का मतलब है जो कुछ भी उस इंस्ट्रूमेंट पे लिखा है उसके अनुसार पेमेंट अगर किया जा रहा है तो उसको अपरेंट टेन्योर मानते हैं। क्या है? पेमेंट इन ड्यू कोर्स मींस पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेन्योर of the instrument in good faith and without negligence to any person in possession thereof under circumstances which do not afford a reasonable ground for believing that he is not entitled to receive payment of the amount therein mentioned। क्या कहा जा रहा है? तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब है कि आपने अपरेंट टेन्योर, जो इंस्ट्रूमेंट पे अपरेंट टेन्योर है, इंस्ट्रूमेंट में जैसा लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर रहे हैं, गुड फेथ में आप पेमेंट कर रहे हैं और बिना किसी नेग्लिजेंस के आप पेमेंट कर रहे हैं उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के पोजीशन में वो इंस्ट्रूमेंट है, और उस सर्कमस्टेंसेस में कर रहे हैं जहां पर आपके पास कोई भी ऐसा रीजनेबल ग्राउंड नहीं है ये बिलीव करने के लिए कि ये व्यक्ति पेमेंट करने के लिए पेमेंट रिसीव करने के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। तो अगर आपके पास कोई ग्राउंड ही नहीं है ये बिलीव करने के लिए कि ये व्यक्ति जो चेक के पोजीशन में है इसके पास कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि इसको चेक का पेमेंट ना किया जाए, चेक का पेमेंट नहीं रिसीव कर सकता, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है। तो और अगर आपने अपरेंट टेन्योर के अकॉर्डिंग पेमेंट किया है तो बैंक को वहां पर प्रोटेक्शन मिलता है। सेक्शन 10 ये बात कर रहा है, सेक्शन 10 केवल बात करता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स की। अब आते हैं आज के केस लॉ पर कि केस लॉ आपसे क्या कह रहा है। अब पहला केस अब डिस्कस करते हैं जो सेक्शन 10 और सेक्शन 85 से संबंधित है। सेक्शन 85 जो चेक के पेमेंट पे ऑर्डर के चेक के पेमेंट की बात करता है। बीटीएस वर्सेस इलाहाबाद का जो केस है, मैं पहले आपको मुजबानी ये केस बता दे रहा हूं, फिर हम पीपीटी की तरफ जाएंगे। देखिए बीटीएस जो है एक कंपनी है ना, भुटोरिया जो है टाइल्स कंपनी संभवतः इसका नाम है, तो भुटोरिया ट्रेडिंग कंपनी है, बेसिकली टाइल्स कंपनी नहीं, भुटोरिया ट्रेडिंग कंपनी है। इसको एक चेक जारी होता है, जो जारी करता है WFD नाम की एक कंपनी है, उसने बीटीएस कंपनी से जूट खरीदा। क्लियर है? और जूट खरीद के, अब चूंकि कंसिडरेशन में जूट है, कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है जैसे मैंने आपसे कोई चीज परचेज की, मैंने आपको कुछ दिया, उसके बदले मुझे अगर आपसे कुछ प्राप्त हो रहा है तो कंसिडरेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप पेन दुकानदार से खरीदने के लिए गए, दुकानदार को आपने पैसा दिया और पैसे के बदले आपको ये पेन मिल गया, तो यहां कंसिडरेशन में आपने दुकानदार को क्या दिया है? मनी दिया है। तो कंसिडरेशन का मतलब है कि मैंने आपसे कोई वस्तु ली, उसके बदले मैंने आपको कोई वस्तु दी है, तो वो कंसिडरेशन कहलाता है। तो WFD कंपनी जो है उसने बीटीएस से जूट खरीदा, और जूट अब खरीदा तो पेमेंट करेगा, तो चेक के माध्यम से पेमेंट किया। एक अनक्रॉस चेक बीटीएस के फेवर में WFD कंपनी ने जारी कर दिया। क्यों जारी किया? क्योंकि जूट खरीदा तो जूट का पेमेंट करना था। कंसिडरेशन क्या था? जूट था। जूट के कंसिडरेशन में जूट परचेज करके एक अनक्रॉस चेक WFD कंपनी ने बीटीएस के नाम पर जारी कर दिया। अनक्रॉस चेक था, ध्यान से समझिएगा। अब जो बीटीएस कंपनी का एक कर्मचारी है जेठमल जिनका नाम है, जेठमल जी क्या करते हैं? इंडोर्स बनाते हैं खुद को कंपनी का, वो उसी कंपनी में बीटीएस कंपनी के मैनेजर साहब हैं, वो मैनेजर है, वहीं काम कर रहे हैं। तो मैनेजर हैं, उन्होंने क्या किया? अपने आप को इंडोर्सी बनाया, कंपनी का सील लगाया और चेक को काउंटर पर प्रेजेंट किया, चेक का पेमेंट ले लिया। अब आपको पता है कि अनक्रॉस चेक का जो पेमेंट होता है वो काउंटर से होता है, क्रॉस चेक अकाउंट पे ही हो जाता है, क्रॉस चेक का पेमेंट अकाउंट से होगा, लेकिन अनक्रॉस चेक का पेमेंट काउंटर से कैश हो जाता है। कैश इन्होंने निकाल लिया। बाद में जब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि भैया जब कंपनी का मैनेजर जा रहा है, कंपनी की सील लगी हुई है और बैंक के एक कर्मचारी ने पहचाना भी कि यही आए थे और ये तो बैंक के मैनेजर हैं, तो जब बैंक के पास वो चेक प्रेजेंट किया गया तो उसमें इनके नाम का चेक है क्योंकि इंडोर्स किया गया इनको, कंपनी की सील लगी हुई है। बैंक के पास ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं है कि बैंक ये बिलीव करे कि इनको पैसा नहीं देना है, क्योंकि चेक तो सही तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, कंपनी की सील उस पर लगी हुई है। तो बैंक के पास ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है कि बैंक इनका पेमेंट रोके। भाई क्यों रोकेगा? क्योंकि सब कुछ तो सही है और बैंक ने गुड फेथ में अपरेंट टेन्योर पेमेंट किया है, मतलब चेक पे जो बातें लिखी थी बैंक ने उनका ध्यान दिया है। बैंक जानता है, बैंक के कर्मचारी ने पहचाना कि ये मैनेजर साहब हैं और वास्तव में मैनेजर थे भी वो। तो जब वो मैनेजर के रूप में आ रहा है, कंपनी की सील लगी हुई है, तो बैंक के पास कोई ग्राउंड ही नहीं कि वो पेमेंट को रोके। ड्यू कोर्स में उसको पेमेंट करना है तो उसने पेमेंट कर दिया, अपरेंट टेन्योर के अकॉर्डिंग पेमेंट किया। कोई ग्राउंड नहीं था कि पेमेंट ना दिया जाए, कोई ग्राउंड नहीं है ये विश्वास करने का कि ये भाई साहब पेमेंट रिसीव करने के लायक नहीं है, पेमेंट रिसीव करने के एंटाइटल्ड नहीं है, अथॉराइज नहीं है, कोई ऐसा ग्राउंड ही नहीं है बैंक के पास। तो बैंक ने पेमेंट किया, तो बैंक ने तो गुड फेथ में पेमेंट किया, बैंक ने अपरेंट टेन्योर पेमेंट किया, तो बैंक को यहां पर प्रोटेक्शन प्राप्त होगा और बैंक को प्रोटेक्शन दिया गया था। क्लियर हो गई? ये केस है आपका बीटीएस वर्सेस इलाहाबाद बैंक का कि अगर बैंक ने ड्यू कोर्स में पेमेंट किया है तो बैंक को प्रोटेक्शन दिया जाता है और यहां पर बैंक को प्रोटेक्शन मिला। चलिए एक एक करके इसको देख लेते हैं, पढ़ते चलिए भैया इत्मीनान से। देखिए क्या है, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। इन दिस केस, ये ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1977 में आपको मिलेगा। इन दिस केस भुटोरिया ट्रेडिंग कंपनी, इन दिस केस द मैटर एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पेमेंट इन ड्यू कोर्स, मैटर क्या आया? पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मैटर आया, came up for deliberation and decision।
एन अनक्रॉस चेक वॉज इश्यूड बाय WFD, एक कंपनी है WFD, उसने एक अनक्रॉस चेक इशू किया अ लिमिटेड कंपनी इन फेवर ऑफ BTS, है ना, किसके, एक लिमिटेड कंपनी है WFD, उसने एक दूसरी कंपनी BTS के फेवर में एक अनक्रॉस चेक जो है वो क्या कर दिया, जारी कर दिया। BTS भी एक लिमिटेड कंपनी है। इन कंसिडरेशन ऑफ पेमेंट फॉर जूट, किस कंसिडरेशन में, उसने जूट लिया, जूट के कंसिडरेशन में पेमेंट किया गया, विच द फॉर्मर कंपनी हैड परचेज फ्रॉम BTS, जिस जूट को इस फॉर्मर कंपनी ने यानी WFD ने BTS से परचेज किया था, उसके फेवर में एक चेक जारी किया अनक्रॉस। द चेक वॉज डिलीवर्ड टू वन ऑफ द ऑफिशियल ऑफ BTS, श्री जेठमल। ये जो चेक था वो किसको दिया गया था, BTS कंपनी के एक ऑफिशियल को जिनका नाम था जेठमल, हु यूजिंग द कंपनी सील इंडोर्स्ड द चेक एज मैनेजर एंड इनकैश्ड इट ओवर द काउंटर फ्रॉडेंटली, जिन्होंने क्या किया, उस चेक पर कंपनी का सील लगाया, एज अ मैनेजर अपने आप को इंडोर्स किया और काउंटर से जाके फ्रॉडली, वो क्या फ्रॉड ही कर रहे हैं क्योंकि कंपनी ने इसकी अनुमति दी नहीं है, उस चेक का पेमेंट कैश काउंटर से कैश में ले लिया। अग्रीव्ड बाय सच पेमेंट BT शूड द बैंक फॉर रिकवरी ऑफ द, अब जब BT यानी BTS को पता चला भटूरिया ट्रेडिंग कंपनी को, तो उन्होंने बैंक के ऊपर मुकदमा कर दिया, आपने कैसे उसको पेमेंट कर दिया। बैंक ने कहा भैया हमारे पास कोई विश्वास, ये बिलीव करने के लिए ऐसा कोई ग्राउंड ही नहीं कि टाइटल नहीं, कंपनी की सील लगी हुई है, नाम लगा हुआ है, इंडोर्स किया हुआ है, और हम जानते हैं एक बैंक के कर्मचारी पहचानी तो मैनेजर साहब हैं, तो हम क्यों ना करें, हमें ड्यू कोर्स में पेमेंट करना है, तो हमने पेमेंट कर दिया, तो प्रोटेक्शन उनको मिला। क्लियर हो गई इतनी बात है। आगे क्या कहा जा रहा है, अब इसमें कुछ और भी फैक्ट पढ़िए। अप्लाइंग सेक्शन 10 ऑफ द NI एक्ट द समराइज वर्जन ऑफ द कोर्ट डिसीजन एज फॉलोज। अब जो कोर्ट का समराइज डिसीजन था वो यहां पर रखा गया है सेक्शन 10 में, सेक्शन 10 को अप्लाई किया गया। सेक्शन क्या है, 10 क्या है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स क्या होता है, पीछे हम लोगों ने विधिवत पढ़ा। देखिए क्या है, देयर वाज नो डाउट दैट द पेमेंट बाय द डिफिडेंट बैंक ऑफ द चेक इन क्वेश्चन हैज बीन मेड बाय इट अकॉर्डेंस विद इट्स अपैरेंट टेन्योर। डिफिडेंट कौन है, यहां पर बैंक है, क्लियर है। प्लेंटिफ कौन है, यहां पर कंपनी है। जो मुकदमा दायर करता है वो प्लेंटिफ है और जिसके अगेंस्ट दायर किया जा रहा है वो आपका डिफिडेंट हो गया। तो अब बैंक के अगेंस्ट जाके मुकदमा दायर कर रहा है BTS कंपनी। तो यहां पर क्या है, देयर वाज नो डाउट, कोई डाउट नहीं कि पेमेंट जो था, जो पेमेंट किया गया है बाय डिफिडेंट बैंक द्वारा, डिफिडेंट बैंक ने जो पेमेंट किया है चेक का, इन क्वेश्चन हैज बीन मेड बाय इट अकॉर्डेंस विद इट्स अपैरेंट टेन्योर। क्वेश्चन क्या लाया गया था कि अपैरेंट टेन्योर के अकॉर्डिंग आपको करना था। अब यहां पर देखते हैं भैया एक एक करके। तो देयर वाज नो डाउट दैट द पेमेंट बाय द डिफिडेंट बैंक ऑफ द चेक इन क्वेश्चन हैज बीन मेड बाय इट अकॉर्डेंस विद इट्स अपैरेंट टेन्योर। द चेक वाज नॉट क्रॉस एंड पेबल टू द प्लेंटिफ और ऑर्डर। अब जो चेक था वो क्रॉस नहीं तो पे किसको किया जाएगा, प्लेंटिफ को किया जाएगा। प्लेंटिफ यहां पर कौन बना, जिसने मुकदमा दायर किया, या ऑर्डर पर पेमेंट किया जाएगा। दैट द पेमेंट वाज मेड इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस would be borne by the fact that the check was actually endorsed by the plaintiff through its manager। क्या कहा जा रहा है, जो पेमेंट किया गया वो गुड फेथ में किया गया था, बिना नेग्लिजेंस के किया गया था, एंड वुड बी बॉर्न बाय द फैक्ट। और इसके साथ साथ फैक्ट क्या है कि जो चेक है, द चेक वाज एक्चुअली इंडोर्स्ड बाय द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ यहां पर कौन है, बैंक जिसने मुकदमा दायर किया, BTS कंपनी। तो उसने इंडोर्स किया। भाई जब कंपनी की सील लगी हुई है तो इसका मतलब कंपनी ने इंडोर्स कर दिया है मैनेजर को कि भैया जाइए आप पैसा निकालिए। तो उसको क्या किया, फैक्ट द चेक वाज एक्चुअली इंडोर्स्ड बाय द प्लेंटिफ थ्रू इट्स मैनेजर जेठमल एंड द फैक्ट दैट जेठमल वाज रियली द मैनेजर वाज बॉर्न आउट बाय द एंड क्या है, ऑथेंटिक सील ऑफ द कंपनी एंड दैट ऑफ द मैनेजर इन द इंडोर्समेंट। वही कहा जा रहा है कि मैनेजर साहब सील लगा के गए, कंपनी की सील लगा के गए। अब चूंकि वो ऑथेंटिक सील लगी हुई थी कंपनी की, तो मैनेजर को इंडोर्समेंट पे माना गया, पेमेंट कर दिया गया। मोर ओवर आगे क्या कहा गया, श्री जेठमल वाज आइडेंटिफाइड बाय श्री कृष्णालाल माहेश्वरी, अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बैंक। अब इनको बैंक के एक व्यक्ति द्वारा पहचाना भी गया कि भैया हाँ यही श्री जेठमल जी हैं। It was held that the defendant bank took all reasonable precautions despite the fact that the circumstances in which the check was presented for payment did not afford any reasonable ground for believing that Sri Jetmal was not entitled to receive payment to the amount mentioned therein। अब आगे क्या कहा गया कि जो डिफिडेंट बैंक है उसने सारे रीजनेबल प्रिकॉशंस लिए, उसने चेक को ठीक से चेक किया, कंपनी की सील लगी है, मैनेजर साहब आए हुए हैं, पेमेंट करना है। कोई ऐसा उनके पास कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है कि जिसने चेक को प्रेजेंट किया है, बैंक के पास मानने के लिए कोई भी ग्राउंड नहीं है कि उसको पेमेंट ना दिया जाए। जो चेक पे पेंशन जो मेंशन किया गया है पेमेंट, उसको रोका जाए, उसको ना दिया जाए, वो रिसीव करने के लिए इंटाइटल्ड नहीं है, ये बिलीव करने के लिए उसके पास कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है। तो फिर पेमेंट वो क्यों रोकेगा, उसने गुड फेथ में और जो है पेमेंट इन ड्यू कोर्स कर दिया सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। तो बैंक को यहां पर क्या मिलेगा भैया, प्रोटेक्शन दिया जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात। ये था आपका BTS वर्सेस इलाहाबाद का केस 1977 का। दूसरा केस है आपका जिसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस गोपीनाथन नायर का केस कहते हैं। ये केस बड़ा छोटा सा केस है। इस केस में कोर्ट ने डिसीजन दिया कि बैंक को प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन तभी जब वो गुड फेथ में पेमेंट करेगा, बिना नेग्लिजेंस के पेमेंट करेगा, अपैरेंट टेन्योर के अकॉर्डिंग पेमेंट करेगा।
अगर ये सिद्ध हो गया कि आपने नेग्लिजेंस किया है या प्रेजुडिसाइज मैनर में अगर आपने पेमेंट किया है तो प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। क्या कहा जा रहा है, इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस गोपीनाथन नायर एंड अदर्स, ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1977 में मिलेगा। केरला हाईकोर्ट ने इसका डिसीजन दिया था। द केरला हाईकोर्ट ऑब्जर्व दैट अंडर सेक्शन 85 अ बैंकर इज ओनली प्रोटेक्टेड, सेक्शन 85 के अंतर्गत बैंकर तभी प्रोटेक्टेड है इफ ही पेज इन ड्यू कोर्स, एसेंशियली ऑब्जर्विंग द रिक्वायरमेंट दैट इट शुड बी इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस एंड देयर शुड बी नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द पर्सन ऑब्टेनिंग पेमेंट इज नॉट इंटाइटल्ड टू द सेम। क्या कहा जा रहा है कि जहां पर बैंक को निश्चित तौर पर मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा। पिछले वाले केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बैंक को प्रोटेक्शन दिया जाएगा अगर वो अपैरेंट टेन्योर के अनुसार पेमेंट कर रहा है, गुड फेथ में पेमेंट कर रहा है और उसके पास कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है ये विश्वास करने के लिए इस व्यक्ति को पेमेंट ना किया जाए, ये व्यक्ति इंटाइटल नहीं है तो उसको पेमेंट मिलेगा। आगे यही अगला जो केस है वो यही बता रहा है कि बैंक को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, लेकिन तभी दिया जाएगा, केरला हाईकोर्ट ने कहा, लेकिन तभी दिया जाएगा जब बैंक गुड फेथ में पेमेंट कर रहा हो, विदाउट नेग्लिजेंस पेमेंट कर रहा हो और उसके पास ये बिलीव करने का कोई कारण ना हो कि इस व्यक्ति को पेमेंट ना किया जाए। इस व्यक्ति के कोई रीजनेबल ग्राउंड अगर उसके पास नहीं है और वो पेमेंट कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है, अपैरेंट टेन्योर कर रहा है तो प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। यह तय किया गया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस आपके क्या नाम है ये गोपीनाथन नायर के केस में किया गया। क्लियर है, दोनों केस में समझ में आया। तो वो कह रहा है प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ये कह रहा है प्रोटेक्शन कम नहीं मिलेगा। अगर आपने गुड फेथ में नहीं किया है, नेग्लिजेंस किया हुआ है, आपके पास ग्राउंड है ये विश्वास करने की इसको पेमेंट नहीं देना, तब भी आपने दे दिया तो कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपने गुड फेथ में पेमेंट किया है, विदाउट नेग्लिजेंस पेमेंट किया है, अपैरेंट टेन्योर पेमेंट किया है तो सर आपको वहां पर प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जो पेइंग बैंक है उसको प्रोटेक्शन मिलता है, जो बैंकर उसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, यानी जो ड्रॉई है उसे प्रोटेक्शन मिलेगा। क्लियर होगी इतनी बात। तो ये दो केस थे भैया जिन पर आज हमें चर्चा करनी थी। एक आपका है बीटीएस और वर्सेस इलाहाबाद बैंक का केस है 1977 का, दूसरा केस आपका बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस गोपीनाथ नायर का केस है। आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं मित्रों। इसके अलावा अभी आपके पास पर्याप्त समय है, लगातार तैयारी करते रहिए, सारे पेपर अभी आप क्लियर कर सकते हैं। आप हमारे CIB महापैक से जुड़ सकते हैं जिसमें आपको सारे रनिंग, सारे अपकमिंग पेड बैचेस, सभी बैचेस का 20 से ज्यादा बैचेस का एक्सेस मिलता है। प्लस इसमें आपको इलेक्टिव पेपर फ्री मिलता है। ये में बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, इसमें आपको इलेक्टिव पेपर्स के क्लासेस बिल्कुल अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं, ये आपको फ्री मिलेगा। और ये सुविधा तीनों ही महापैक में, आप कोई भी महापैक लेते हैं चाहे वो 6 मंथ का हो, 12 मंथ का हो या 24 मंथ्स का हो। इंडिविजुअल बैचेस की बात करें तो CIB क्रैश कोर्स आपके लिए अभी देखिए MCQ बैच CIB का चल रहा है। क्रैश कोर्स हम आपके साथ लाने वाले हैं। क्रैश कोर्स दो तरीके लाया जाएगा। एक क्रैश कोर्स होगा जिसमें हम पूरी थ्योरी आपकी कवर करेंगे, वो उसमें थ्योरी की क्लासेस होंगी। लेकिन ये जो बैच है इसमें इस क्रैश कोर्स में आपको क्रैश कोर्स की भी क्लासेस मिलेंगी, MCQ की भी सारी क्लासेस मिलेंगी। क्लियर है, जो MCQ बैच चला है वो भी आपको इसमें ऐड करके दिया जाएगा। और अगर आप महापैक लेते हैं तो ये सब बैच आपको महापैक में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा एक ही सब्सक्रिप्शन पर। देखिए ये केवल MCQ बैच है, जबकि इसके पीछे वाला जो बैच था वो क्रैश कोर्स प्लस MCQ दोनों है। क्लियर है, और ये वाला केवल MCQ बैच है। इतनी बात क्लियर होगी। अगर आप महापैक लेंगे तो दोनों पैक आपको मिल जाएंगे। अब आता है आपका फास्ट ट्रैक बैच, इसमें आपको केवल थ्योरी की क्लासेस मिलेंगी। ठीक हो गई जितनी बात। चलिए फिर आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं। कुछ भी आप और मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं BRBL में, या अगर आप कलेक्टिव पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको ये QR कोड स्कैन करना होगा। एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है आपके लिए, उस ग्रुप से आप जुड़ जाइए। इस QR कोड को स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं, या स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही तो सिंपली आप टेलीग्राम पर आए, सर्च करें आशीष सर JIB CIB एग्जाम्स, इस माध्यम से आप जुड़ जाएंगे। बहुत जल्दी ही आपकी ये सीरीज समाप्त होने वाली है। जैसे ही ये सीरीज आपकी समाप्त होगी, क्योंकि लगभग केस लॉ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, जैसे ही सीरीज समाप्त हो जाएगी आपके साथ में तुरंत MCQ सीरीज की शुरुआत कर दूंगा। और MCQ सीरीज में MCQ के थ्रू मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर करने वाला हूं। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए विषय पर बातचीत करने के लिए। आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।